Hello friends, I welcome you to this platform to introduce you to the world of administration. आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना आईएएस बनने का होगा। बहुत सारे बच्चे आईपीएस भी बनना चाहते होंगे एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बनने की ख्वाहिश आपके अंदर होगी। तो ये सारे आपके डेस्टिनेशन है, मंजिल है। तो आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता अपनाना होता है, एक रास्ते पर चलना होता है, तभी आप जाके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं स्कूल पहुंचने के लिए, ये घर है आपका, यहाँ स्कूल है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आप एक रास्ते से जाते हैं। हो सकता है इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हों, लेकिन एक सबसे शॉर्टकट, सबसे सेफ रास्ता होगा तो आप उसी को प्रेफर करते होंगे। सिमिलरली आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर किसी प्रोफाइल में जाना है, तो उस प्रोफाइल में उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता फॉलो करना होगा। हो सकता है इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हों, बट द सेफेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, सबसे सेफ रूट जो भी होगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये आगे की वीडियोस जो भी बनने वाली हैं या फिर आज के इस वीडियो में हम आईएएस, आईपीएस या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उनके रास्ते के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे गुरुजी श्री नए पद्मसागर जी महाराज और गुरुनी मायना श्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से संजय जी संकलेचा और गुजरात से मेहुल जी रूपानी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म का नाम है GSES राजकोट, ठीक है। ये गुजरात में एक प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आगे की सारी जानकारी दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड टेल यू अबाउट आईएएस या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होता है, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। बहुत डिटेल में नहीं पता होगा तो थोड़ा बहुत तो आपने सुन ही रखा होगा आईएएस क्या होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर जो भी होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, आप अगर किसी भी क्लास में हैं, आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो यू माइट नो अबाउट कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारा देश इंडिया है, वी नो दिस वेरी वेल, एंड वी हैव स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में, और इन स्टेट्स में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, राज्य होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक बड़ा सा ये एरिया है, ये हमारा देश हो गया। अब यहाँ मैप नहीं बना रहा हूँ मैं, मैप आगे है, ऑल्दो लेट मी शो यू द मैप, जस्ट अ मिनट। यस, यहाँ मैप आप देख रहे हैं। तो इस मैप में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ये स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इन स्टेट्स में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। अब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं जो हेड करेंगे यहाँ पर, वो होते हैं आईएएस ऑफिसर। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी आईएएस ऑफिसर का। उनका काम क्या होता है, दे मैनेज यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, जो भी सड़कें बनने हैं, जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी पॉलिसी मेकिंग है, वो सब काम जो होता है वो आईएएस के अंडर में आता है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक स्टेट में, तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेड होता है, जो भी ऑपरेशनल हेड होता है, उसे हम आईएएस कहते हैं। तो आपको यहीं से एक आईएएस का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। ओके, सो जस्ट लेट्स मूव बैक टू आवर वीडियो जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। तो एक आईएएस क्या होता है आपने ये समझ लिया। अब ये आईएएस बनते कैसे हैं ये भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। नहीं, हाँ, अब आईएएस होते कौन हैं ये आपने तो समझ लिया, लेकिन अब ये आईएएस बनना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी होती है। आपका एज 21 होना चाहिए मिनिमम। आप अभी छोटे होंगे क्योंकि स्कूल में हैं, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये एग्ज़ाम 3 लेवल्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ आईएएस होते कौन हैं, इनके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, यही जानना अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ ये एग्ज़ाम होते कैसे हैं। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मेंस में आपको लिखना होता है, इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं, आपसे पूछा जाएगा सवाल फेस टू फेस, ठीक है। इन स्टेजेस को आपने क्रॉस कर लिया तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। कोई नया सब्जेक्ट नहीं होता, आप घबराइएगा नहीं। आपके लिए कोई भी नया सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं उठा के दे दिया जाएगा। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात जो प्लस पॉइंट है, अगर आप स्कूल में हैं, अभी मान लीजिए आप क्लास 6, 7, 8 या किसी भी स्कूल में क्लास में हैं, तो 6 से लेकर 12 तक आपकी जो भी किताबें होती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स, इकॉनमी आगे चलकर आएगा 11th-12th में, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सारे एग्जाम में। तो देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन मौका है। आप अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास बहुत समय है, आप आराम से समझ के हर चीज़ पढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे एक्यूमुलेट करेंगे नॉलेज। आगे चलकर आप 1 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट देंगे, आपका एग्जाम क्लियर। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस। और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। बस बात क्या है, आपको सिर्फ जानना होगा ये होता क्या है। तो यही बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस की शुरुआत की गई है, ताकि आपको बताया जा सके कि एक आईएएस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, और आप इसको इससे अवेयर कराया जा सके। तो दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो, ठीक है। और थोड़ा सा हम सब्जेक्ट में भी घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत कॉमन होगा। मैं बहुत सारा टिपिकल नहीं जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो जाए। मान लीजिए मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, सोसाइटी, समाज। इस सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि ऑब्वियसली आपके एग्जाम में तो काम में आएंगे, साथ में आपको एक बेहतर इंसान बनाने के भी काम में आने वाले हैं ये सारे सब्जेक्ट में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। सो स्टार्टिंग विद द इंडियन सोसाइटी। अब हम भारतीय समाज के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब भारतीय समाज क्या होता है, आप रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में, तो इंडिया का जो समाज है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले से बहुत कुछ आता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं है कि मुझे आता है। जैसे आपने अगर रामायण देखा होगा तो एक इंसिडेंट होता है हनुमान जी का, वहाँ पर वो उनको श्रीलंका भेजा जाना होता है, लेकिन वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके होते हैं। उनके पास शक्तियाँ होती हैं तो सुग्रीव महाराज होते हैं, उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं, वो श्रीलंका चले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर खैर वो कॉन्सेप्ट सिमिलर तो नहीं है, बट येस यू नो मैनी थिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी। और वहीं पर यहाँ पर मैं ब्रीफ आउट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि हाँ वाकई आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन एज अ सब्जेक्ट आप नहीं जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई भी इसे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता है। अब आप क्लास में हैं, मान लीजिए आप क्लास 6 में हैं या फिर आप क्लास 7th में हैं, 8th में हैं, आपसे कोई मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछेगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि आपको मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री आता होगा या फिर आपको पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स याद होंगे, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन आपसे लोग ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि आपको बेसिक मैनर्स आते हैं। मैनर्स इन द सेंस, क्लास में आपके टीचर्स आ रहे हैं तो आप उनको विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है उस समय का। आपसे कोई बड़े मिल रहे हैं तो आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो। अभी आपको पता कहाँ चलता है, ये आपको घर में बताया जाता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, जो हमारा समाज है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, नॉलेज अबाउट सोसाइटी सीम्स टू बी एक्वायर्ड नेचुरली और ऑटोमेटिकली। यानी कि जो भी सोसाइटी का नॉलेज है वो खुद ब खुद अपने अंदर आ जाता है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपको टीचर्स बताते हैं, तो सोसाइटी का जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है अंदर में, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बताना चाहता था कि ये ज़ीरो से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करता है। अब आपको अगर आगे लेवल्स जाते हैं, अपग्रेड होते हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 to 9, 9 to 10 आते हैं, तो आपको मैथ्स में नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस, नए नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस है ही नहीं है, आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता है सोसाइटी के बारे में। सो मूविंग फर्दर, अब ये आपको पहले से पता होना क्या हमेशा से एडवांटेज रहेगा? ऐसा नहीं है। जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड एंड टेल होता है ना, टॉस करते हैं आप, उसी तरीके से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पर भी एडवांटेज है जहाँ पर, वहाँ पर डिसएडवांटेज भी है। अब ये एडवांटेज क्यों है, डिसएडवांटेजेस क्यों है, वो भी हम जानेंगे। अब देखिए, आपको पहले से अगर काफ़ी कुछ पता है, मान लीजिए आप इस सब्जेक्ट के लिए नए नहीं हैं, तो हो सकता है आपको सीखने में आसानी हो। जैसे कई लोग को मैथ से फोबिया होता है, कई लोग को बायोलॉजी से डर लगता है, कई लोग केमिस्ट्री से डर लगता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स लोग, कोई तो हिस्ट्री से भी डरते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट से डरते हैं, तो उनके सामने अगर वो सब्जेक्ट ला के पढ़ाया जाने लगे तो उनके अंदर पहले से डर बसा रहता है कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे पढ़ूंगा मैं। तो उनके लिए दिक्कत का बात हो सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट साथ ऐसा नहीं है। हालांकि आप बहुत कुछ जानते हैं तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है? देखिए, दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम कई चीज़ें जानते हैं, ऑलरेडी जानते होते हैं, तो हम उसको नए तरीके से सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो समाज है, सोसाइटी है, हमको इसको कई लोगों के नज़रिए से समझना पड़ेगा। कई लोगों का मतलब व्यू पॉइंट होता है, एक टर्म होता है व्यू पॉइंट, नज़रिया। आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा, व्यू पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्यू पॉइंट। नज़रिया आपका क्या है किसी भी चीज़ को देखने का।
जैसे आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, जैसे आप कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारे ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, तो आपके नज़रिए से वो कैसा है, आपके फ्रेंड के नज़रिए से कैसा है, मतलब कि आप सोच क्या रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूँ बेसिक सा, मान लीजिए आपके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, तो आपके 10 फ्रेंड्स हैं, आप 10 फ्रेंड से पूछिए कि क्या स्कूल का छुट्टी 2 बजे होना सही है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, कुछ लोग कहेंगे अरे बेकार है और जल्दी होना चाहिए। जो लोग को स्कूल में रहना पसंद होगा वो कहेंगे थोड़ा और लेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों को स्कूल में रहना पसंद नहीं होगा उन लोग कहेंगे भाई थोड़ा और जल्दी छुट्टी कर दो। तो यही होता है नज़रिया। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, जब आप कोई भी नया चीज़ सीखने जाते हैं, अगर आप पहले से दिमाग में उस चीज़ के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बैठा रखे होंगे तो आपको उस चीज़ को सीखने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेप होता है, कोई भी नया सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं तो आप भूल जाइए, आप जो कुछ भी सीखे हैं भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ब्रेन वॉश कर दीजिए। भूल जाने का मतलब है कि हाँ, आप जो जानते हैं उसको साइड में रखिए, प्लस आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। मतलब कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए आपने किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन याद रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस टॉपिक का एक ही डेफिनेशन हो, इसके अलावा 2-3 डेफिनेशन और हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एकदम कट्टर नहीं हो जाना, नहीं मेरा ही सही है दूसरे का गलत है, हो सकता है दूसरे का भी सही हो, तो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो सीखे हैं आपको वो अनलर्न करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी में आपको थोड़ा बहुत पता है, आपको पता है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, इसी तरह बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनमें से कभी कभी क्या होता है आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती, या फिर आप रोटेशन रेवोल्यूशन टू टर्म होता है, तो हो सकता है रोटेशन रेवोल्यूशन में आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे, और कोई आपको सही करने की कोशिश करता होगा तो आप कहते हो नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, आई नो मैं सही हूँ। तो ये चीज़ दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन, टीचर है, कोई आपको बता रहा है तो आपको सीखने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल डायरेक्शन का, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो आप डायरेक्शन में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है सही है, वो टीचर बता रहा है या फिर आपसे ज़्यादा जानने वाला बता रहा है, तो आपको सुनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और हम जो कुछ भी जानते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो, पार्शियल नॉलेज होता है और हम बायस हो जाते हैं। बायस तो मैंने बता दिया कि हमें जो पता है भाई वही सही है, बाकी तो कुछ नहीं सही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। फाइन, नाउ मूविंग फर्दर, इंडियन सोसाइटी क्या होता है? तो इंडियन सोसाइटी इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अ सोशल मैप ऑन विच यू कुड लोकेट योरसेल्फ। अब मैप्स क्या होते हैं? मैप है, ये पूरा मैप है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। मान लीजिए आप गुजरात के निवासी हैं, तो आपके एरिया में जो मौसम होगा, जो ट्रेन होगा, जो एरिया होगा, आपको उस हिसाब से पहचाना जा सकता है। आपका एक लैंग्वेज होगा, आपको आपके लैंग्वेज के हिसाब से पहचाना जाएगा। आपके वहाँ का मौसम कैसा होगा उसके हिसाब से पहचाना जाएगा। आपका कॉम्प्लेक्शन क्या होगा उसके हिसाब से पहचाना जाएगा। तो आप लोकेट करते हैं ना, मैं तो गुजरात में हूँ, मेरे चारों तरफ, मेरे तो एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ महाराष्ट्र है और एक तरफ पानी है, समुंदर है। तो ये एक नॉर्मल मैप हो गया। सोशल मैप में क्या होता है? सोशल मैप में आप एक दूसरे के जैसे कॉमन चीज़ें होती हैं। मान लीजिए यहाँ के लोग, गुजरात के लोग मैक्सिमम बिजनेसमैन होते हैं, तो इसी सोच के होते हैं। तो ये सोच अगर आपके अंदर आ रहा है तो आप एक सोसाइटी, आप एक समाज में रह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये सब्जेक्ट हमें हेल्प कैसे करेगा। तो आप किसी भी एक रीजन में आ सकते हैं। मान लीजिए मैंने बताया ना यहाँ पर, मान लीजिए आप गुजरात में रह रहे हैं, तो आपको हो सकता है गुजराती आता हो, हिंदी भी आता हो, इंग्लिश भी आता होगा, आपको बहुत सारे लैंग्वेज आते होंगे, लेकिन आपका जो मेजर लैंग्वेज है वो गुजराती है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबको गुजराती आती है, तो आप एक कम्युनिटी, आप एक समाज का हिस्सा है। उसी तरीके से आपका एक इकॉनमिक क्लास होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, तो अमीर वाले एक साथ रहते होंगे, तो वो भी एक समाज है। इसी तरीके आपका रिलेशन एक दूसरे से कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है सोशल इशू का। अब सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं? देखिए, आपका एक इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका क्या खुद का समस्या क्या है, वो सोशल इशू में नहीं आएगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि समाज के लिए, सबके लिए कॉमन होते हैं। जैसे कि नॉर्मल एज ऑफ गर्ल्स, शादी का एक नॉर्मल एज होता है, एक लीगल एज होता है। अगर किसी भी एरिया में उस लीगल एज से पहले शादी कराया जा रहा है तो ये एक सामाजिक मुद्दा होगा। आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा, या फिर आप आगे चल के पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो पहले ये एक सामाजिक प्रथा थी, लेकिन अब ये इलीगल है, ये सोशल इशू था, इसीलिए इसको हटाया गया वहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी सोशल इश्यूज आते हैं। अब सोशल इश्यूज़ के एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, कोई आपका एक पर्सनल मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बेरोजगार हैं, आपके अलावा बहुत सारे बेरोजगार हैं और उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फैमिली पे, पूरे कंट्री पे, आपके एरिया में। मान लीजिए आप एक कहीं गांव में या फिर कहीं छोटे से शहर में रह रहे हैं और इस शहर का एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं। तो जब अनएम्प्लॉयड है तो आपके पास पैसा नहीं है,
पैसा नहीं है तो यहाँ की इकॉनमी कैसे चलेगी? जो दुकान खोले होंगे आप उनसे उधारी लेंगे, तो कुल मिला के ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये एरिया सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये एक सामाजिक मुद्दा हो गया। फाइन, नाउ मूविंग फर्दर हिस्ट्री। अब समाज का शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, हम अभी जहाँ रह रहे हैं वो ब्रिटिश, अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने राज किया, मुगल्स ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, उससे पहले बहुत सारे आर्यंस आए थे, बहुत सारे लोग इस तरह से राज किए। लेकिन हम रिसेंट की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947, ये आप सभी जानते हैं। इससे पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो उस समय या फिर ब्रिटिशर्स के पहले का जो समाज था, जो भी भारतीय समाज था, वो आज के समाज से बहुत ज़्यादा अलग था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ? कॉलोनिज्म हुआ, मतलब कॉलोनीज बने, लोग एजुकेटेड होना शुरू हुए। अब मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग एजुकेट नहीं हुए, जो पैसे वाले थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग एजुकेट हुए। एजुकेट होके वो और लोग को एजुकेट किया उन्होंने, और उससे एक नेशनलिज्म, एक देशभक्ति की भावना जागी अंदर में, और हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए। और आज़ाद होने के बाद का जो भारत का समाज है, हम उसी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले तो हम सोसाइटी क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कल्चरल एस्पेक्ट सच एज लैंग्वेज, ड्रेस, नॉर्म, बिहेवियर, आर्टिस्टिक फॉर्म इज कॉल्ड सोसाइटी, या फिर समाज। मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक एरिया में रह रहे हैं, इनका लैंग्वेज, इनका ड्रेस, इनके जो कल्चर हैं, इनका जो कला है, सब कॉमन है, तो वो एक समाज का गठन करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम चीज़ आता होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हम डाइवर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस। तमिल में अलग ही लैंग्वेज चल रहा है, केरल में अलग लैंग्वेज चल रहा है, यूपी बिहार में अलग लैंग्वेज चल रहा है, गुजरात में अलग चल रहा है। तो कोई तमिल का आदमी अगर आके यूपी में रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो समाज से बाहर रहेगा, वो भी समाज का हिस्सा होगा हमारे, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज से इस तमिल वाले बंदे को जोड़े रखेंगी। इसके अलावा क्या होगा, जैसे समय समय पे कॉमन इंटरेस्ट को लेकर हमारे एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लोग मिलते हैं। मान लीजिए कोई शादी का ओकेजन है, अब शादी का ओकेजन है, आप सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अगल बगल के लोगों को बनाते हैं, तो वो भी एक समाज के लोगों को बुलाते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अपने समाज से नहीं दूसरे समाज से आप बुलाने लगे, तो आप जिनको समाज में अपने समाज में मानते हैं उनको बुलाते हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इनके अलावा भी, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, एक रिलीजन हो गया, ये सब बहुत डीप, बहुत मतलब कि बहुत गहरे टॉपिक्स हैं। इनको मैं एक वीडियोस में नहीं समझाऊंगा, धीमे धीमे करके आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो एक कास्ट भी एक तरीके का आपका एक समाज बना देता है, कभी कभी रिलीजन भी आपका एक समाज बना देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके समाज का गठन करती हैं, ठीक है? अब इंडियन सोसाइटी अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी कैसी रही है? तो इंडियन सोसाइटी हमेशा से पैट्रियार्कल और हायरार्किकल रही है। पैट्रियार्कल क्या होता है? पैट्रियार्कल मतलब कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, मतलब कि आपके घर में आपके जो पिता होंगे, आपके दादा होंगे, मतलब जो भी मेल होगा वो डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास होती है, तो उसी को हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कहेंगे। हमारे देश में मैट्रियार्कल सोसाइटी भी होती है नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ जगहों पे, लेकिन वो भी मतलब कि नाम की तरह है। आप उसको भी अगर डिटेल में डीप में समझेंगे तो वहाँ पर भी पैट्रियार्कल ही होता है, बस नाम का ही वो मैट्रियार्कल है। और लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जनरली जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है? इसके अलावा कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम क्या होता है? हमारे कंट्री में मेजर 4 कास्ट सिस्टम है। एक ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ये 4 कास्ट हैं। पहले इनको हालांकि डिवाइड किया गया था इनके ऑक्यूपेशन या फिर इनके कामों के ऊपर। आगे चलकर ये इसको थोड़ा इसमें चेंजेस लाते रह गए हैं और आगे चलकर ये थोड़ा अभी एक अलग ही सिस्टम बन गया है, ठीक है? इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली, विलेज कम्युनिटी, कास्ट सिस्टम, ये जो हमारे इंडियन सोसाइटी का जो प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर है वो इन्हीं एक तो फैमिलीज पर, एक कम्युनिटी पर और कास्ट सिस्टम पर टिकी हुई है, ठीक है? इसके अलावा हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं और जो मॉडर्न हाईटेक वेस्टर्नाइज इंडियंस हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है। आप बात करें जैसे पुराने लोगों की, आप अपने पिता या फिर दादाजी की बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन बहुत ज़्यादा मानते थे। और आज के जो लोग, आज की जो पीढ़ी है, आप लोग है, यंग जनरेशन हो गया, कि आप दोस्ती करने से पहले पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कास्ट क्या है या फिर तुम्हारा रिलीजन क्या है? अब शायद आप नहीं पूछते होंगे। तो ये बहुत ही कंट्रास्टिंग है हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी से और अभी का जो वेस्टर्न सोसाइटी है, ठीक है? अब इसके अलावा जो हम पहले की बात करें, अभी ये थोड़ा कम हुआ है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बहुत सारे गरीब लोग होते थे, बहुत गरीब होते थे और उनमें कुछ
अमीर लोग होते थे जो उनके ऊपर रूल करते थे, राजा महाराजा जो श्रेणी में आते थे वो उन पर रूल करते थे। बाद में आगे चलकर क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको वो सिविल सर्वेंट्स बनाया गया, क्योंकि वो पढ़े लिखे, बीच में पढ़े लिखे थोड़ा बहुत उनको मौका मिला और उन्हीं को सिविल सर्वेंट्स बनाया गया। सिविल सर्वेंट्स यानी कि वही IAS IPS की जिसकी हम बात करते रहते हैं, ठीक है। और अभी हम बात करें तो यहाँ पर 3 क्लास होते हैं कंट्री में, एक लोअर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक अपर क्लास होता है, या फिर एलाइट कहते हैं इन्हें। तीनों क्लास अभी भी एग्जिस्ट करता है। लो क्लास मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, कास्ट के बेसिस में ले लें तो फिर वो अलग ही मैटर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमी में पैसे से, तो जो गरीब बहुत ही गरीब होगा उसे लो क्लास कह देंगे, जो थोड़ा बहुत पैसे खाने जीने लायक होगा उसे मिडिल क्लास कहते हैं, और अपर क्लास तो फिर एकदम हाई क्वालिटी जो लाइफ जीते हैं उन्हें अपर क्लास कहा जाता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी क्या होती है, इंडियन सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्या क्या मेजर पिलर्स है। और ये सब्जेक्ट बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को हमने उठाया और समझने की कोशिश की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको IAS के जर्नी पे ले जाएंगे। मैं सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट के अलावा आपको बहुत कुछ जानकारी आगे के वीडियोस में देता रहूँगा। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।